जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग बंगाल स्कूल के कलाकार सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अ, इसके थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग आज प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। और हम लोग कल शाम को लाइव आए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ समस्या टेक्निकल इशू होने के कारण लाइव कंप्लीट नहीं हो पाया था और सारे प्रश्न कंप्लीट नहीं हो पाए थे। जो भी मित्र पुराने हैं उनको पता होगा कि इसकी थ्योरी को कंप्लीट कर लिया गया है और ये प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है। प्रश्नोत्तरी सीरीज में रेफरेंस हमने लिया है यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से, आप सभी को पता होगा। हम लाइव इसलिए नहीं आ रहे, कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए लाइव इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि ऑफलाइन इसको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं बंगाल स्कूल के कलाकार। तो बंगाल स्कूल के कलाकार में मुख्य रूप से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिन प्रश्नों को वो रहेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और डीपी राय चौधरी, यामिनी रंजन राय और दोष सेन गुप्ता, प्रदोष दास गुप्ता, तो इत्यादि कलाकार जो रहेंगे उन सभी कलाकारों के बारे में देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इनके थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनके थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने अ, अन्य कलाकारों को भी देख लिया, जैसे एम एफ हुसैन हो गए आपके, और अमृता शेरगिल हो गई, इत्यादि जो भी कलाकार महत्वपूर्ण कलाकार थे उन सभी के बारे में हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमको लगता है लाइव क्लास में 10-12 प्रश्न लगभग सॉल्व हो पाए थे, तो शुरू से सॉल्व करते हैं, 10-12 प्रश्नों को छोड़ देते हैं, शुरू से ही सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य कौन नहीं है? तो इसमें सभी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रदोष दास गुप्ता को छोड़। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है, गांधी की प्रसिद्ध लिनोकट चित्र दांडी मार्च किसने तैयार किया था? तो जितने भी स्वतंत्रता से संबंधित चित्र हैं, ज़्यादातर चित्रों को नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। हालांकि ये संविधान के मूल पुस्तक को भी इन्होंने चित्रित किया था, नंदलाल बोस ने। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बंगाल लोक कला से प्रेरित एक ही कलाकार है, ज़्यादातर नाम लिया जाता है यामिनी रंजन राय का चित्र तीन पुजारिन लिखा है, इसमें तीन पुजारिन होना चाहिए। तीन पुजारिन किस माध्यम में बना गया है? तो तीन पुजारिन बना है टेम्परा रंग माध्यम में। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल कहाँ पे स्थित है? तो मीरा पैनल भित्ति चित्र बनाया गया है बड़ौदा में। 5 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि व्यंग चित्रों का निर्माण कौन किया करता था? तो सही जवाब होगा नंदलाल न, नगिन नरे गगनेंद्र नाथ टैगोर। नंदलाल नहीं होगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब हो जाएगा। जब अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम न रहे तो एम ए हुसैन का नाम आ जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? संथाल महिला को चित्रित किया था यामिनी रंजन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ईवी हैवेल कौन थे? अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ये कला इतिहासकार थे। हालांकि इनका संबंध भारत में मद्रास कला विद्यालय से और कलकत्ता कला विद्यालय से भी रहा है। कलकत्ता कला विद्यालय में जब ये प्रधानाचार्य थे तो उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर वहाँ के उप प्रधानाचार्य रहे हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, क्षितिज मजूमदार डैश डैश तकनीक में सिद्धहस्त कलाकार थे? तो क्षितिज मजूमदार ये बंगाल स्कूल के चित्रकार थे, तो ये वास्तु पद्धति से चित्र किया करते थे। चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था? नंदलाल बोस ने जिसे चित्रित किया था 1938 ईस्वी में। तो इसका विषय रहा है, किसान से संबंधित विषय रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही माना जा सकता है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यामिनी रंजन राय की तीन पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनी है? तो ये बना है टेम्परा रंग पद्धति में। 12 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के द्वारा किया गया था? हमने शुरू में ही बताया कि नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किया था। 13 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न अच्छा कट हो गया है, तो 19 नंबर प्रश्न पे सीधे चलते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सती नामक पेंटिंग नंदलाल बोस की बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी कृति है? तो कुरुक्षेत्र नंदलाल बोस की कृति है।
21 नंबर प्रश्न कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहे हैं नंदलाल बोस ने कला भवन में विद्यार्थियों शिक्षकों के बीच सहयोग की प्रणाली को विकसित किया था। कथन सही है। तर्क में चलते हैं तो क्योंकि शिक्षक कार्य करने से बचने लगे थे, गलत बात है, तो कथन सही और गलत, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलना। 22 नंबर प्रश्न कथन कह रहा है कि बंगाल पुनर्जागरण औपनिवेशिक कला के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन था, तो ये बिल्कुल सही है। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये कला के ही विरुद्ध नहीं था, सामाजिक और आर्थिक सभी वो क्या नाम है कि ब्रिटेन की सभी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन था। तर्क में कह रहा है क्योंकि ये राजा राम मोहन राय ये राजा रवि वर्मा की अकादमिक शैली को नकारते हुए संपूर्ण एशियन महाद्वीप कला की पैरवी करता है, तो तर्क भी सही है, कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है किस चित्रकार ने बाघ, अजंता और जोगी मारा के भित्ति चित्रण की प्रतिलिपियां बनाई थी, तो इसको बनाया था सिर्फ असित कुमार हल्दर ने। और एक कलाकार का और नाम आएगा नंदलाल बोस का, वो भी रहेंगे तो उनका भी नाम सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न विदेशी होने के बावजूद भी किसने भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा, तो ये कहा था ईवी हैवेल ने। इनका मानना था कि भारतीय कला में विदेशी पुट एकाएक नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसमें कुछ छोटे छोटे सुधार किए जा सकते हैं। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल स्कूल के कलाकार का सही समूह क्या है, तो इसमें दीनदयाल नहीं होंगे, राम सेवक नहीं होंगे, यामिनी रंजन राय सही हो सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये दोनों नहीं है, तीनों नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ये सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जब सी सही है तो डी पे चलने की जरूरत ही नहीं है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम वास तकनीक का प्रारंभ किसने किया था। वास तकनीक के जनक कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। आधुनिक चित्रकला के जनक भी अवनींद्रनाथ टैगोर कहे जाते हैं। 27 नंबर का प्रश्न लोक जीवन या लोक कला से प्रेरित कलाकार कौन है, तो हमने शुरू में ही बताया था कि यामिनी रंजन राय लोक जीवन या लोक कला से प्रेरित कलाकार हैं। 28 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है वीणा वादनी चित्र का चित्रांकन किसने किया था, तो वीणा वादनी चित्र का चित्रांकन आपके चार ऑप्शन में से चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उनमें सही ऑप्शन होगा नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को हुआ था। तो हमने जब अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया था तो ये कहा था कि अवनींद्रनाथ टैगोर गांधी जी के समकालीन रहे हैं। तो 1871 में अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जबकि 1869 में हुआ था गांधी जी का जन्म। इनकी अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी 1951 ईस्वी में, और स्वतंत्रता के बाद लगभग इनके 1-2 साल पहले ही गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोनों एक दूसरे के समकालीन है और इनको गांधी जैसे कि गांधी जी का कद जो राजनीति में था वही कद चित्रकला में या कला के जगत में अवनींद्रनाथ टैगोर का था, इसलिए इनको चित्रकला का गांधी भी कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो ये इसलिए है कि याद हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है। 30 नंबर का प्रश्न आपने परियों की कहानी काले सफेद रेखा चित्र अमूर्त एवं घनवादी चित्र बनाए, तो घनवादी नाम आ जाए तो गगनेंद्र नाथ टैगोर पे आंख मूंद के टिक लगा दीजिएगा। 31 नंबर का प्रश्न 31 नंबर के प्रश्न में पेंटिंग और वर्ष को मैच करना है। तो सती नामक पेंटिंग जो है ये नंदलाल बोस की रचना है और इन्होंने इसे 1943 में बनाया था। भारत माता रचना है ये अवनींद्रनाथ टैगोर की, ये बंगाल विभाजन के समय की घटना है जब उन्होंने इसको चित्रित किया था। भारत की एकता को एक सिंबल दिया था इन्होंने भारत माता के चित्र को बना करके। ये 1905 की घटना है, तो इसका सामने ही मिल जाएगा। शकुंतला राजा रवि वर्मा की रचना है और राजा रवि वर्मा का काल ही है 1848 से 1906 तक। 1906 के पहले जो भी चित्र बना होगा, देखिए जो भी ऑप्शन होगा वो मैच करा दीजिएगा इस तरीके से। अब एक ही बचता है द लास्ट सफर। लास्ट सफर देखिए, एक तो लियोनार्डो दा विंची की रचना है, दूसरी आप एम एफ हुसैन की है। तो ये लियोनार्डो दा विंची की नहीं है, जबकि एम एफ हुसैन के बारे में बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका मैच हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही मैच कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है काली घाट पटचित्र
द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम तो हमने बताया था कि यामिनी रंजन राय बंगाल के लोक कला से प्रभावित थे और बंगाल की काली घाट पटचित्र लोक कला से प्रेरित है और ये कलकत्ता की कला रही है। इसे कुछ लोग बाजार कला भी कहते हैं। 33 नंबर का प्रश्न मैच करने के लिए कथन दो कथन दिया, उनमें से सही का चुनने के लिए कह रहा है। तो कथन ये कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अधिकतर चित्र बनाए थे, अधिकतर स्वयं के रूप चित्र बनाए थे। तो सही है, ये 66-67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी शुरू करना किए थे। कह रहा है वे कभी भी फ्रायडवाद मनोविश्लेषण सिद्धांतों से प्रेरित नहीं हुए, तो गलत बात है। कथन एक सही दो गलत, तो यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। 34 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है 1915 ईस्वी में स्थापित विचित्रा क्लब। देखिए इसमें विचित्रा क्लब के सदस्यों में हम देख सकते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर रहते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर और समरेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम इसमें नहीं रहता है। तो याद कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें नहीं रहते हैं, बाकी ये तीनों लोग रहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन कौन सदस्य थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर और समरेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं। सी गलत हो जाएगा, तो सी जिसमें होगा वो गलत कर देंगे हम लोग। ये तो गलत हो गया, ए बी बी, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नंदलाल बोस अध्यक्ष थे किसके, तो ये थे विश्व भारती कला भवन के। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है यामिनी रंजन राय की चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इनकी प्रमुख विशेषता में सरलता रहती है। यामिनी रंजन राय के चित्रों में सरलता रहती है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वास पद्धति का प्रारंभ किसने किया था, ये प्रश्न दोबारा आ रहा है, तो जवाब अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना किस उम्र में आरंभ किया था। तो देखिए यहाँ पे कोई भी जवाब एग्जैक्ट सही नहीं है, तो 66-67 वर्ष की उम्र में शुरू किया था इन्होंने। तो देख लीजिए, अगर कोई भी ना हो तो ये 65 वर्ष उम्र सही माना जा सकता है। हालांकि इसमें कोई भी नहीं माना है, 65 वर्ष उम्र माना जा सकता है क्योंकि नियर अबाउट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 39 नंबर का प्रश्न। नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या बनाया था, तो इन्होंने बनाया था पोस्टर बनाया था। उस पोस्टर में किसान से संबंधित चीज़ों को बनाया था इन्होंने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना पड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर विषय दिया होता तो विषय में व्यक्ति चित्र हो सकता था, लेकिन क्या बनाया था, तो पोस्टर ही तो बनाया था ना, इसलिए यहाँ पे पोस्टर सही होगा, व्यक्ति चित्र नहीं सही होगा। कंफ्यूजन में ना पड़िएगा कि पहले वाले प्रश्न से इसको मैच करा दें। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत में पहली बार वास्तु चित्रकला पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था, तो बंगाल शैली में इसका इस्तेमाल किया गया था। ये जापान से प्रेरित कला है, इसको अवनींद्रनाथ टैगोर जब जापान गए थे तो वहीं से सीख कर आए थे। जापान के इनके दो प्रमुख गुरु भी रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है, तो ये वास्तु चित्रण तकनीक से जानी जाती है। बंगाल कला शैली का नाम आ जाए या अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम आ जाए, दोनों में खटाखट वास्तु तकनीक लगा देंगे। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसके प्रमुख चित्रकार थे, यही उसके निर्माता थे, यही उसके सब कुछ थे। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि यामिनी रंजन राय किससे प्रभावित थे, तो ये काली घाट के पटचित्र से प्रभावित थे, ये वहाँ की लोक कला है। एक बार तो प्रश्न में पूछा गया था कि बंगाल कला शैली क्या है, लोक कला और लघु चित्र कला, इस तरीके से पूछा गया तो लोक कला इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि शिव का विस्पान चित्र किसने चित्रित किया। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि इस तरीके के क्या नाम है कि चित्र जल्दी याद नहीं होते, तो याद कर लीजिएगा, ये नंदलाल बोस से संबंधित चित्र है। नंदलाल बोस ने पौराणिक चित्रों का भी चित्रांकन किया था। 45 नंबर का प्रश्न, वीणा वादिनी किसकी कृति है, तो ये वीणा वादिनी कृति है नंदलाल बोस की, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। के हैबर को हम लोग जानते हैं, ये कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। डीपी राय चौधरी ये मद्रास कला विद्यालय से संबंधित रहे हैं,
रविन्द्रनाथ टैगोर को तो सभी लोग जानते हैं, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 67 वर्ष की उम्र में चित्रांकन किया करते थे, ज़्यादातर पक्षियों के चित्रांकन किया करते थे, काल्पनिक चित्रांकन किया करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45 के बाद 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। ठीक है, भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। देखिए जॉर्ज गिट को तो नहीं कहते हैं, ये अमृता शेरगिल हंगरी की थी, इनको भी नहीं कहते हैं। यामिनी रंजन राय इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका, ये रूपम कला पत्रिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रही है। इसके संस्थापक सदस्यों में गगनेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं। कह रहा है कि पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था। इसका आरंभ हुआ था ये चौरी चौरा नहीं, अब जब जलियांवाला कांड की घटना हुई थी उसी के आसपास की घटना है, तो 1919 की घटना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है। तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं ईवी हैवेल। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख पुस्तकों के लेखकों के नाम हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ईवी हैवेल हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर की हो गए, या नंदलाल बोस के हो गए, या जो यूरोपीय चित्रकार या यूरोपीय दार्शनिक हैं उनके हो गए, जैसे कि पिकासो हो गए, और आपके हर्बर्ट रीड हो गए, और क्या नाम है, कांट हो गए। तो इस तरीके क्रोंचे हो गए, इस तरीके से जो भी कलाकार हैं उनके प्रश्न, उनके पुस्तकें या उनके सिद्धांत पूछे जाते रहते हैं, तो ये याद करना बड़ा जरूरी है। आप कहेंगे तो इसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो ला देंगे, तो उसमें सभी कलाकारों के जो चित्र पुस्तकें हैं या सिद्धांत हैं उनको एक वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, बड़े ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, 49 नंबर के प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय कला का पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक किसे माना जाता है। तो ये भारतीय कला में पुनर्जागरण शुरू होता है बंगाल स्कूल से, तो बंगाल स्कूल के संस्थापक में प्रमुख नाम आता है अवनींद्रनाथ टैगोर का, तो यही इसके सही जवाब हो जाएंगे। भारत कला के पुनर्जागरण में एम एफ हुसैन का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, 1915 में इनका जन्म हुआ था, उसके पहले की ये घटना हो चुकी थी। पीपी राय चौधरी तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य ही थे, और अमृता शेरगिल का पुनर्जागरण में कोई योगदान नहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वास तकनीक के अंग्रेजी कलाकार कौन थे। तो वास तकनीक के अंग्रेजी कलाकार अब्दुल रहमान चुगताई हैं, और ये विशेष बात यह है कि ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य भी रहे हैं, अब्दुल रहमान चुगताई। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, और इनकी रचनाओं में ट्रिक ये है कि इनकी रचनाओं में नाम चुगताई लिखा रहता है ज़्यादातर चित्रों में। ठीक है, बाकी हम इन तीन कलाकारों के बारे में देख लेते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते ही हैं कि ये 67 वर्ष की उम्र में चित्रकारी किया करते थे, और पक्षियों के काल्पनिक चित्र किया करते थे। ज़्यादातर नारियों के चित्र भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हैं। रामकिंकर बैज के बारे में हम लोग जानते हैं, ये संथाल परिवार का मूर्तिकार थे। रामकिंकर बैज विशेष रूप से मूर्तिकार थे, लेकिन चित्रकारी भी किया करते थे। इन्होंने संथाल परिवार की मूर्ति बनाई है, वो शांति निकेतन में है, और ये सीमेंट से बनी हुई मूर्ति है, और इसमें एक महिला है, एक पुरुष है, एक बच्चा है, और उसका कुत्ता भी है। संथाल परिवार का चित्र है। अमृता शेरगिल के बारे में जानते हैं, तो ये लगभग 29 या 41 वर्ष 29 वर्ष शायद जी थी, और इसमें इन्होंने बहुत कुछ किया था। 1935 से 41 के बीच में इन्होंने काफ़ी चित्रकारी की थी। 6 साल की उम्र में इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, और ये आज भी भारतीय चित्रकला में अमर है। 51 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, तो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, क्योंकि इसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर और अवनींद्र नाथ टैगोर दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और इसकी स्थापना ये बंगाल विभाजन के लगभग बाद ही किया था, जब भारत माता का चित्रांकन 1905 में किया था। 1905 के 2 साल बाद किया था 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 35 सदस्य थे, इसमें से 30 अंग्रेजी थे, 5 भारतीय सदस्य थे इसमें। इतना ही शॉर्ट में बता देते हैं, बाकी ज़्यादातर जानकारी की पूरी जानकारी के लिए आप बंगाल सीरीज के कलाकार या
कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में हमने वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे आप जाकर के पूरी वीडियो को देख लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, 52 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। तो इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र रहा है पार्थ सारथी। ये महाभारत सीरीज का चित्र है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित रहा है। तो सही जवाब यामिनी रंजन राय, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कारू संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारू संघ की स्थापना नंदलाल बोस ने किया था, और नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में कारू संघ की स्थापना किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 2020 का प्रश्न है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। 55 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक लिखा है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, कई बार ये नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, ये कई बार 4-5 बार नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु देखिए, भारत के कलाकार हैं क्षितिज मजूमदार। क्षितिज मजूमदार चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रेरित थे, और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कई चित्र बनाए। लगभग इनके जीवन से संबंधित 21 चित्र बनाए थे, शायद जहां तक मुझे याद है, तो 21 चित्र इन्होंने बनाया था। और क्षितिज मजूमदार का संबंध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रहा है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब ए.एन. झा वहाँ के कुलपति थे, उन्हीं के सहयोग से इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कला विभाग की स्थापना भी किया था। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कला विभाग के हेड भी यही रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंदलाल बोस जो है ये आपके चैतन्य महाप्रभु के जीवन से संबंधित चित्र उन्होंने बनाया था। तो चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति से चित्रण की विशिष्ट तकनीक विकसित की थी। तो लकड़ी पर वार्निश करके जो टेम्परा पद्धति विकसित की थी वो असित कुमार हल्दर ने किया था। असित कुमार हल्दर के मामा का नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर, ये उनके भांजे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार एक कवि संगीत अभियोजक भी है। असित कुमार हल्दर चित्रकार भी हैं और कवि भी हैं, और इन्हें कवि कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। असित कुमार हल्दर को कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा कलाकार कवि कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो असित कुमार हल्दर ही हैं जो कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 59 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना कौन सी है। ये देखिए, कई बार पूछा गया है। अंतिम रचना कुटुम कुटुम है। काटुम कुटुम, काटुम कुटुम अवनींद्रनाथ टैगोर की अंतिम रचना है। इनकी मृत्यु 1951 में हो गई थी। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1871 होगा, 1971 लिखा हुआ है। 1871, इनका जन्म 1871 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1951 में हो गई थी। चलिए 60 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 60 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन नहीं है। तो इनमें देखते हैं, तो नंदलाल बोस तो है ही, असित कुमार हल्दर है ही, समरेंद्रनाथ गुप्त भी हैं, केसीएस पढ़िकर नहीं है। ये केसीएस पढ़िकर ये चोल मंडलम, आपने सुना होगा चोल मंडलम का नाम, एक गांव है चेन्नई में, मद्रास में, तो वहाँ पे चोल मंडलम की स्थापना इन्होंने ही किया था। ये जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से पढ़े हुए कलाकार हैं। इन्होंने पद्म विभूषण भी प्राप्त किए हैं। 61 नंबर प्रश्न, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक हैं ईवी हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। इनके बारे में हमने बताया कि ये भारत में कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। मद्रास स्कूल में ये प्रधानाचार्य थे 1884 ईस्वी में। बाद में 1896 ईस्वी में ये 1896 से 1905 तक ये कलकत्ता विद्यालय में प्रधानाचार्य रहे थे। जब ये कलकत्ता विद्यालय में प्रधानाचार्य थे तो उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पे उप प्रधानाचार्य पद पे थे। 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोक जीवन या लोक कला से प्रेरित कलाकार, तो इनमें से यार यामिनी रंजन राय का नाम होना चाहिए, तो नहीं है, तो इसमें डी दिखा रहा है, तो डी मान लेते हैं।
यामिनी रंजन राय का नाम होना चाहिए था। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है वीणा वादनी चित्र के कलाकार कौन है? तो इसके कलाकार हैं नंदलाल बोस। 64 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उस कलाकार का नाम बताएं जिसका जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को हुआ था। तो ये फिर से वही प्रश्न है, तो अनिंदा टैगोर का नाम करके आगे चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि आपने परियों की कहानी, काले सफेद चित्रांकन और अमूर्त घनवादी चित्र बनाए थे। तो फिर से वही प्रश्न है, घनवादी चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं 67 नंबर प्रश्न और 66 नंबर प्रश्न की ओर। उस कलाकार का नाम बताए जिसने काली घाट के पटुआ से प्रेरणा ग्रहण करके अपनी शैली का विकास किया था। तो ये किया था यामिनी रंजन राय ने। काली घाट आ जाए, लोक कला आ जाए तो यामिनी रंजन राय का नाम टिक करके आगे बढ़िएगा। 67 नंबर का प्रश्न, किस कलाकार ने याकोहुमा ताइकान व हिसिदा से जापानी चित्र पद्धति सीखी थी? तो ये सीखा था अवनींद्रनाथ टैगोर। हमने बताया था कि ये जापान गए हुए थे और जापान में योकोहामा ताइकान और हेसिदा से चित्रकारी सीखी थी और वहाँ पे वास्ट टेक्निक सीखी थी वहाँ से इन्होंने। 68 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी? तो हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, क्योंकि ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया था। हाल ही में ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था और इसका सही जवाब हो जाएगा ईवी हैवेल। हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे ईवी हैवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? तो सरल जवाब है पश्चिम बंगाल। 70 नंबर का प्रश्न, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मुकुल डे जो है एचिंग कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, या कह सकते हैं कि ये मेटल कलाकार के रूप में भी इनका नाम आता है। कापर के प्लेट पे अपना बनाते रहते हैं ये चित्रकारी। 71 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो 71 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय कला की अवधि का सही क्रम बताइए। तो बंगाल पुनर्जागरण, ये तो 1905 की है। कंपनी पेंटिंग पहले आनी चाहिए थी। तो ये 1850 के आसपास, 1800 मतलब जब मतलब हम कह सकते हैं कि मुगल चित्रकला समाप्त हुई थी तभी कंपनी पेंटिंग शुरू हो गई थी। तो ये गलत है। प्रगतिशील समूह, ये शायद उसकी बात कर रहा है, पैक की बात कर रहा है। ये 1947 की घटना है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बंगाल पुनर्जागरण कंपनी पेंटिंग के बाद आएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे नंबर ऑप्शन की ओर चल रहे हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि मूर्तिकार और प्रगतिशील, ये भी देखिए यहाँ पर भी कंपनी शैली बाद में आ गई। तो कंपनी शैली पहले, बंगाल स्कूल बाद में, प्रगतिशील समूह बाद में, फिर मूर्तिकार बाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, यामिनी रंजन राय लोककला की चित्रकला की लोक शैली से प्रभावित थे। सही बात है, यामिनी रंजन राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो पारंपरिक चित्रकार नहीं थे ये, बंगाल पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे। तो ए गलत हो जाएगा, मतलब कि आर गलत हो जाएगा। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। यामिनी राय किस चित्रण से प्रभावित थे? तो काली घाट चित्रण से प्रभावित रहे थे। 74 नंबर का प्रश्न, वरिष्ठता क्रम में इसको अरेंज करना है। तो वरिष्ठता क्रम में हम लोग देखेंगे, राजा रवि वर्मा 1848 में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से देखेंगे राजा रवि वर्मा सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाए, क्योंकि 1848 में इन्हीं का जन्म हुआ, तो इसके बाद के ही सभी लोग हैं। अमिता शेरगिल की तो बहुत बात की है। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा 74 के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजा रवि वर्मा 1848 में जन्म हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर से 10 साल पहले इनका जन्म हुआ था। तो ये हो गए। यामिनी रंजन राय 1800 मतलब कि 87 में इनका जन्म हुआ था। अमिता शेरगिल बहुत बात की है 1913 में, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्टेला कैमरिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेला कैमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवाद चित्रकार कहा था? तो ये कहा था
रवींद्रनाथ टैगोर को। चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन है। तो हमने जब नंदलाल बोस के बारे में बताया था तो ये भी बताया था कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार रहे हैं, क्योंकि 1938 में इन्होंने हर पूरा जब आंदोलन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने चित्रकारी की थी और संविधान का जो पांडुलिपि है उसमें भी चित्रकारी की थी। तमाम इन्होंने कार्य किए थे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापाकार मतलब कौन है। तो फिर दांडी यात्रा आ गया, तो दांडी यात्रा किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आंदोलन से। कौन होगा, और नंदलाल बोस बाबा। 78 नंबर प्रश्न आ गया है। 78 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, मैच करने के लिए कह रहा है। तो ये कह रहा है कि असित कुमार हल्दर का संबंध किससे था। तो असित कुमार हल्दर का संबंध है लखनऊ से। पीसी सान्याल, पीसी सान्याल ये थे दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, एनएस बेंद्रे बड़ौदा। तो यहां से इस तरीके से मैच हो गया। चलिए 79 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि इसमें दो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण। तो कथन और कारण में पूछ रहा है कि क्या सही क्या गलत है। वास पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं, कथन सही। तर्क में चलते हैं क्योंकि पानी द्वारा धुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाता है और केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बची रहती है, दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, हैचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर की किस श्रृंखला का चित्र है। तो हैचबैक ऑफ द फिशबोन ये है अरेबियन नाइट श्रृंखला का चित्र। अरेबियन नाइट श्रृंखला का चित्र, अरेबियन नाइट श्रृंखला बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने और इसी श्रृंखला का चित्र है हैचबैक ऑफ द फिशबोन। 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है किस कलाकार ने काष्ठ और कपड़े पर बिने कुटुम काटम शिल्प आकृति की रचना की है। तो ये किया है अवनींद्रनाथ टैगोर, ये इनकी आखिरी रचना भी रही है कुटुम काटम। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न की ओर चलना है। तो 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड उल्लू और चिड़िया किस माध्यम में अंकित है। तो ये है काष्ठ माध्यम में, ये लकड़ी से बना हुआ है। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहाँ संग्रहित है। तो इनकी काष्ठ लकड़ी की जो भी मूर्ति है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है जो कला भवन शांति निकेतन में 1922 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने थे। तो शांति निकेतन में 1922 ईस्वी में प्रधानाचार्य बने थे नंदलाल बोस। तो यहाँ से भी याद रहे तो भी चीजें सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर प्रकृति से प्राप्त उपादानों पर लघु मूर्ति शिल्प बनाना अधिक पसंद करते थे। तो ये सही है क्योंकि काष्ठ पे भी इन्होंने किया था, कागज पे भी किया था और सिल्क पे भी किया था। तो तर्क कह रहा है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रकारी प्रारंभ कर दी थी। ये कौन सी बात है भाई, ये गलत है, कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए। तो सही है। और कह रहा है क्योंकि यह फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रेरित रहे हैं। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। 87 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कथनोत्तर का प्रश्न है। कथन कह रहा है भारत माता शीर्षक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रतीकात्मक रूप है। बिल्कुल सही है। इसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रथम ऐसे लोगों में से थे जिन्होंने कला के माध्यम से स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा दिया। तो ये भी सही है, दोनों बातें सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलते हैं अब 88 नंबर प्रश्न की ओर। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है अरबियन नाइट पेंटिंग श्रृंखला किस पेंटर की रचना है? तो ये है अवनींद्रनाथ टैगोर की। हैचबैक ऑफ फिशबोन इन्हीं की इसी श्रृंखला की रचना रही है। 79 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 89 नंबर का प्रश्न 89 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जब आ जाए ना तो उसमें नाम अगर नंदलाल बोस का है तो सही कर दीजिएगा। कुछ रचनाओं में गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने भी एक दो किया है, लेकिन नंदलाल बोस का सही है। 90 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1938 में हरपुरा में आयोजित चित्र कौन बनाया था? तो वही बनाए थे नंदलाल बोस। कई बार हो चुका है ये बातें। 91 नंबर का प्रश्न कह रहे नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी सोचेंगे बंगाल में हुआ था, लेकिन बिहार में हुआ था, मुंगेर में। 92 नंबर का प्रश्न हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? तो ये भारतीय ग्राम्य जीवन इसका विषय वस्तु रहा है। 93 नंबर का प्रश्न शिल्प कथा और रूपावली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुस्तकें हैं दो नंदलाल बोस की। कह रहा रचयिता का नाम नंदलाल बोस, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिल्प कथा और रूपावली नंदलाल बोस की रचना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? गोपाल घोष के अलावा सभी थे। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है पद्म विभूषण से सम्मानित चित्रकार कौन है? तो इसमें नंदलाल बोस भी हैं और डीपी राय चौधरी भी रहे हैं। 97 नंबर का प्रश्न और अगर आ जाए एम.एफ. हुसैन तो वो भी रहे हैं। एम.एफ. हुसैन तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तीनों प्राप्त किए थे। चैतन्य का गृह त्याग किसकी रचना है? तो क्षेत्रीनाथ मजूमदार चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित थे, तो वही तो किएंगे। 97 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र विमूर्त शैली के हैं, मतलब कि जैसे कि चिड़िया उड़ियों को चित्र बनाते थे, तो काल्पनिक चित्र बनाते थे ज्यादातर। असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे? ये तो लखनऊ के प्रिंसिपल रहे थे। तो 98 प्रश्न आज हो गए, और आगे करेंगे तो ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा और वीडियो मज़ेदार नहीं रहेगा। ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो मज़ेदार नहीं रहता। तो कल जो टेक्निकल इशू हुआ था जिसके कारण लाइव क्लास बाधित हुई थी, तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया। आज शाम को फिर से क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लास प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास पूरी चले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।